नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम आपके सामने एसएससी जीडी के 30 जनवरी 2023 में पूछे गए ऑल शिफ्ट के जो प्रश्न हैं उन्हीं से चर्चा करेंगे। आज 30 जनवरी 2023 को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जो जो प्रश्न हो चुके हैं या जितने जितने प्रश्न मिले हैं हमको, उन पूरे प्रश्नों की चर्चा अपन इसमें पूरे करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो अभी आगे जिन लोगों के एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनको भी इससे काफ़ी ज़्यादा सहायता और मदद मिल सके। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पर बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग उन टॉपिकों को अच्छे से कर लेंगे, जिनका एक सेपरेट क्लास में बनाने वाला हूँ, उस सेपरेट क्लास को अलग से मैं डाल दूंगा, उस पर अगर आप लोग ध्यान दे लेंगे ना, तो आप दिमाग में मान के चलिए कि 10 से 12 नंबर तो आपके एसएससी जीडी में सामान्य अध्ययन और हिंदी, इनसे तो कहीं जाने वाले ही नहीं है। वो आपके आ ही जाएंगे, क्योंकि वही प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब कि प्रश्न रिपीट से मेरा मतलब है कि प्रश्न की जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं उसी प्रश्नों के आसपास में घूम रही है। जैसे आप जनगणना को उठा लें, जनगणना से एक प्रश्न आ रहा है ना। जनगणना को उठा लें, एक नृत्य से संबंधित प्रश्न आ ही रहा है कि नृत्य, यही वाला नृत्य कहाँ है, कि ये नृत्य किससे संबंधित है। या तो लोक नृत्य या फिर मेले से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये वाला मेला कहाँ लगता है। इस तरीके का अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो बार बार, उनकी प्रकृति तो एक जैसी है, बस थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उनको बार बार पूछा जा रहा है। तो उसकी एक सेपरेट अलग से मैं बना दूंगा। हालांकि फिलहाल अपन 30 जनवरी 2023 वाले को समझते हैं कि चारों शिफ्टों में कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं। हाँ दोस्तों, जो भी चैनल में नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं अपनी वीडियो डालूं आपके पास में उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, हर बार की तरह लेट ना करते हुए चालू करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न था, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी है। इसके अलावा सतलज, रावी, झेलम भी इसकी जो है सहायक नदियां हैं। और आप लोग इसमें याद रखिएगा कि सिंधु नदी जो है वो कहाँ पर गिरती है दोस्तों? तो अरब सागर में जाती है ना। कहाँ जाती है दोस्तों? अरब सागर में मिलती है। ठीक है, सिंधु नदी। इसी सिंधु नदी के तट पर क्या क्या है दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो हड़प्पा के समय में मिला हुआ था, जो हड़प्पा मिला था ना, हड़प्पा, वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में प्रथम ज्ञात जो स्थल था हड़प्पा, वो इसी नदी के तट पर स्थित था, है ना। सॉरी, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है ना। मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो, ये दोनों इसी के किनारे पर स्थित थे। ठीक है, और चहुंदड़ो, हड़प्पा जो था वो रावी नदी के तट पर था। चलिए, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इससे भी प्रश्न आ रहे हैं। तो यह क्रिकेट से संबंधित है, और इसे सर्वाधिक बार किसने जीता है दोस्तों? तो महाराष्ट्र ने जीता है। किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। ठीक है। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? तो सीवी आनंद बोस। कौन है दोस्तों? सीवी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वो सीवी आनंद बोस हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा में अगर देखा जाए तो अधिकतम सदस्य, अब इसमें आप कंफ्यूजन मत होना, इस पूरे प्रश्न को समझ लीजिए। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552। वर्तमान में कितने हैं यदि ये पूछ लिया जाए तो, अगर देखिए, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 552 अभी के अनुसार। किंतु एक संविधान संशोधन के बाद में दो जो एंग्लो इंडियन है ना, उनको हटाने का प्रावधान हो गया है। पर ये प्रावधान आएगा 2026 से, तो ये अभी की बातें चल रही हैं। तो अभी फिलहाल कितने हैं? 552 ही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो 552 अधिकतम उनकी सीमा है दोस्तों। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो फिलहाल में है 545, मतलब 545 जो सीटें हैं वो भरी हुई हैं। किससे? सांसदों से। ठीक है। लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए दोस्तों? तो 25 उम्र होनी चाहिए। इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन। अब राज्यसभा का समझ लीजिए। राज्यसभा की यदि बात कर लें तो इसमें कितने होने चाहिए? तो राज्यसभा में दोस्तों 250 सदस्य होते हैं, और इसकी जो उम्र है वो कितनी होती है? 30। यानी कि इसमें जो राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी उम्र 30 होती है। ठीक है। इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बतुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य से मनाया जाता है? तो यह तेलंगाना में मनाया जाता है। अब तेलंगाना में ये जो त्योहार है ये मनाया जाता है, ये दरअसल अमावस्या को शुरू होता है, और ये 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। इसमें गोपुरम मंदिर भी बनाया जाता है। एक और नोट कर लीजिएगा कि यह सितंबर
अक्टूबर माह में बनाया जाने वाला त्योहार है, क्योंकि इससे प्रश्न आ रहा है। देखिए त्योहारों से एक प्रश्न आ रहा है, लोक नृत्य से प्रश्न आ रहा है, कुछ को अगर आप ध्यान देंगे ना तो वहां से आपके नंबर अपने आप ही आगे निकल जाएंगे। अब देखिए जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर कम है, तो बिहार की। कितनी है, कितने प्रतिशत है, 63.82। अब आपको यहाँ पे कौन सा फैक्ट याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ की है, तो केरल की है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ की है, केरल की है, 94%। ठीक है, 94.4% है ना, ये केरल की है। अब भारत में अगर देखा जाए तो टोटल कितनी साक्षरता दर है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 74.4 है ना। कितनी, 74.4। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। प्रश्न की प्रकृति ऐसी होगी 2011 के अनुसार। और अभी एनएसओ एक परीक्षण के अनुसार, एनओएस के अनुसार अगर देखा जाए तो 2021 में, कब, 2021 में अगर देखी जाए तो कितनी बता रहे हैं साक्षरता दर भारत की, तो 77%, 77%। लेकिन अगर 2011 की जनगणना के अनुसार आएगी तो आप 74% ही लगाइएगा। ठीक है, चलिए। गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे। अब गांधी जी पे देखिए 9 जनवरी 1915 को कब लौटे, 9 जनवरी, 9 जनवरी 1915 को। ये तो पहली बात हो गई। 21 साल बाद, क्योंकि यह कब गए थे, 1893 में गए थे। अब गांधी जी पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया, तो पहला सत्याग्रह इन्होंने कहाँ पर किया, साउथ अफ्रीका में, है ना, साउथ अफ्रीका में। ये पहला प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है इनसे, चंपारण। ये चंपारण मतलब इन्होंने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया, तो चंपारण बिहार में, चंपारण बिहार में। पहली भूख हड़ताल कहाँ की थी, तो अहमदाबाद मिल मजदूर में, अहमदाबाद मिल मजदूर। ये पहली भूख हड़ताल है। पहला सत्याग्रह चंपारण हो गया भारत में पहला, और वैसे साउथ अफ्रीका, है ना। और गांधी जी के बारे में क्या है, नवजीवन, नवजीवन, यंग इंडिया, इन पत्रिकाओं को भी इन्होंने ही चलवाया था, इनके संपादक रहे, है ना। 1924 में दोस्तों, 1924 में अगर देखा जाए तो एक बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, बेलगांव, है ना, कहाँ हुआ था, बेलगांव में। तो ये सब फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा युद्ध हुआ था, तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। पहले तो हमको मालूम होना चाहिए कब हुई थी, तो इसका जो समय पीरियड है दोस्तों वो था 1969 से 1974। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय कब कौन सा युद्ध हुआ है, भारत पाकिस्तान युद्ध। हालांकि ये जो भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध है, इसको बांग्लादेश मुक्ति के नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश मुक्ति। बांग्लादेश को मुक्त कर दिया गया था, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान, सॉरी पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, वो फिर पश्चिम बंगाल बन जाता है। 1971 में हुआ था, और इंदिरा गांधी इस समय पर प्रधानमंत्री रही थी। 2021 में टोक्यो ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने भाग लिया, तो 2021 में, दरअसल यह खेल कब होना था दोस्तों, तो यह होना था अगर देखा जाए तो 2020 में, लेकिन कोविड के चक्कर में नहीं हो पाया था, इस चक्कर में 2021 में हुआ, और इसमें 205 देशों ने भाग लिया था। नवंबर 2022 में मोदी जी ने किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया हुआ है, तो किसको किया है, मानगढ़ धाम राजस्थान। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, मानगढ़ धाम राजस्थान को किया है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, तो अगर हिंदी में देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ। जबकि नॉर्मल देखा जाए तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये कल के उसमें आया हुआ प्रश्न है, सॉरी 30 जनवरी वाले में अगर देखा जाए तो शायद सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था। हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ बोलते हैं उसको, और नॉर्मल वो देखा जाए तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नहरी का चबूतरा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह राजस्थान के पिछोला झील में है। कहाँ है, राजस्थान के पिछोला झील में। और राजस्थान की वो कौन से जिले में है, तो उदयपुर में, उदयपुर में। ई कृष्णा नायर किस नृत्य से संबंधित हैं, तो यह कथकली केरल से संबंधित हैं। ई कृष्णा नायर किससे संबंधित हैं, कथकली केरल से संबंधित हैं। सोना के पर्यायवाची बताइए, तो सोना के पर्यायवाची अगर देखे जाएं तो कनक है, स्वर्ण है, जातरूप है, हिरण्य है, ये सभी सोना का पर्यायवाची है। तो आपके ऑप्शन में जो भी रहा होगा उसी को आप लगा दिए होंगे। अब देखिए हिंदी के कुछ प्रश्न जो आए हुए थे, जहर का घूंट पीना यानी अपमान सहन करना, जहर का घूंट पीना इसका मतलब क्या होता है दोस्तों,
अपमान सहन करना। बाढ़ का विलोम शब्द क्या होगा? सूखा होगा, ठीक है। सक्रिय का विलोम शब्द क्या होगा? निष्क्रिय होगा, है ना। जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी। ये एक शब्द के लिए था। 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई दोस्तों? 2 चरणों में, 2 चरणों में। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जो पूरी शिफ्टें हैं उनमें प्रश्न जो हैं वो दोहराए भी जा रहे हैं। मतलब एक प्रश्न अगर एक में ऊपर पूछ लिया गया है तो वही प्रश्न दूसरी शिफ्ट में भी कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। इसलिए जिन जिन के पेपर हों या उसी समय पेपर हों तो हमेशा उन शिफ्टों को देख कर ही जाएं। 15 मिनट में कुछ नहीं होता है, 15 मिनट का एक लेक्चर होता है, तो उसको आप लोग सुन लेंगे, क्या भरोसा कौन सा प्रश्न आपके लिए काम में आ जाए। तो 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई है? 2 चरणों में हुई है, ठीक। जो साधारण के समान ना हो उसको क्या कहेंगे? असाधारण। तो ये असाधारण हो गया। चलिए, नवंबर 2022 तक नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो दोस्तों, नीति आयोग जब से बना है उसके अध्यक्ष मोदी जी ही हैं, क्योंकि उसका जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। तो जो प्रधानमंत्री होंगे वही उसके अध्यक्ष होंगे। तो ये वाले प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है, हाँ उपाध्यक्ष उसके जरूर बदलते हैं। तो इस समय उपाध्यक्ष कौन है? ये दूसरे नंबर का प्रश्न है। यहाँ देखिए, 2022 तक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वो है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी, याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो 148 से हमने देखा 151 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बातें हैं, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न आया था कि किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, तो 148 से 151। माइक्रोकांडिया में कितनी कोशिकाएं झिल्ली होती हैं? तो इसमें 2 दोहरी झिल्ली होती हैं। ये पूछा गया था, माइक्रोकांडिया में कितनी कोशिका झिल्ली होती हैं? तो 2 दोहरी झिल्ली होती हैं। स्टेडियम से क्वेश्चन आया था दोस्तों कि मुंबई में कौन सा स्टेडियम है। ऐसा नहीं आया था, ये आया था कि ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो यह कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। काठ का उल्लू का मुहावरा का अर्थ आया था, तो उसको क्या बोलते हैं? जो मूर्ख होता है उसको काठ का उल्लू कहा जाता है। सागर के समानार्थी शब्द आए थे, तो अब सागर के समानार्थी शब्दों में अगर देखा जाए तो इनमें से क्या उनके शब्द थे? तो समुद्र भी बोलते हैं उसको, उदधि भी बोलते हैं, जलधि बोलते हैं, पयोधि भी बोलते हैं, सरोवर भी बोलते हैं। अब इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में रहा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सरहुल कहाँ का त्योहार है? तो यह दरअसल झारखंड का त्योहार है। कौन सा? सरहुल। देखिए, एक त्योहार से, एक नृत्य से और एक नृत्य करने वालों से, ये 3 से 4 प्रश्न दोस्तों इससे आ ही रहे हैं। अब देखिए, ये आ गया मार्शल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल से संबंधित है। पहली बात यहाँ पे समझिएगा कि यह जो है वो केरल से तो संबंधित है। इसके अलावा यह दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट भी माना जाता है। ये दुनिया का सबसे पुराना माना जाता है दोस्तों, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। मार्शल नृत्य कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। और एक बात और याद रखिएगा, दक्षिण भारत से अधिकतम पूछे जा रहे हैं दोस्तों। उत्तर भारत से तो आ ही रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत से ही पूछे जा रहे हैं। वो संस्कृति में कुछ ऐसे प्रश्न डाल रहे हैं, इसको संस्कृति कहते हैं ना, ये संस्कृति से संबंधित प्रश्न हुआ करते हैं। वो कुछ ऐसे प्रश्न डाल रहे हैं कि आप लोग अगर थोड़ा गौर करेंगे तो एक उत्तर भारत से आएगा तो एक दक्षिण भारत से आएगा। एक ही पेपर की बता रहा हूँ दोस्तों, समझना, है ना। तो या तो यहाँ से नृत्य की पूछ लेगा, या यहाँ मेलों की पूछ लेगा, या यहाँ पर लोक नृत्य की पूछेगा तो नीचे वो कुछ अलग मंदिरों की पूछ लेगा। देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। अशोक की मृत्यु कब हुई? तो यह 232 बीसी में, या 232 ईसा पूर्व भी कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, कहते ही हैं, है ना। ईसा पूर्व में ये अशोक की मृत्यु की बात चल रही है। अशोक पे प्रश्न और देखे जाएं तो अभी एक और प्रश्न आया था, आप लोगों ने देखा होगा कि अशोक की राजधानी क्या थी। तो अशोक की राजधानी देखा जाए तो पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र थी। एक प्रश्न और आया था कि अशोक की क्षेत्रीय राजधानियां कौन सी थी? क्षेत्रीय राजधानियां, तब आप उसमें क्या लगाएंगे? तब आप उसमें लगाएंगे उज्जैन। क्या लगाएंगे दोस्तों? उज्जैन या महिष्मती। ये उसकी क्षेत्रीय राजधानियां थी, मतलब क्षेत्र वाली राजधानियां थी, है ना। इसके अलावा कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों? आता है प्रश्न 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये राजा कब बने थे? 269 ईसा पूर्व में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। सांची के स्तूप जो हैं वो अशोक ने ही बनवाए हैं, ठीक है। इन सब फैक्टों को भी आपको याद रखना है, क्योंकि अशोक से प्रश्न आ रहा है। अभी एक बार एक प्रश्न आया था चौसा के युद्ध से, यानी मध्यकालीन भारत से आया था। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है तो कहीं ना कहीं प्राचीन भारत में खास तौर पर अशोक या मौर्य साम्राज्य को ही केंद्र बना के वो लोग प्रश्न दे रहे हैं। कपास, जूट, रेशम किस उद्योग से संबंधित है? तो यह कपड़ा उद्योग से संबंधित है। कौन सा? कपास, जूट, रेशम। ICAR का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र, याद रखिएगा। ICAR, ICAR, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र।
ये प्रश्न आया था। और महानिदेशक और याद कर लें क्योंकि इससे भी आने का है, तो हिमांशु पाठक। अब देखिए दोस्तों, या तो अध्यक्ष की बात आ रही थी या फिर महानिदेशक की, दोनों में से एक प्रश्न आया हुआ था। इसका क्लियर नहीं हो पाया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है, लेकिन आपको दोनों याद रखने हैं जिनकी भी आगामी पेपर हैं। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। ये 13वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं दोस्तों? तो 13वें नंबर के हैं। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मानेक शाह। क्या है? मानेक शाह। मानेक शाह, ये रा है, माणिक शाह। ठीक है, चलिए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भैया सबको पता है, आरबीआई। ठीक है, स्थापना जरूर याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय इसका फिलहाल मुंबई है, लेकिन पहले कहाँ था? तो पहले इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल में था, यानी कोलकाता में था पहले इसका जो मुख्यालय था। ठीक है। सोनपुर मेला कहाँ लगता है? सोनपुर मेला कहाँ लगता है? अब प्रश्न इस तरीके से आया था दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो यही है सोनपुर मेला, और यह बिहार में लगता है। ये दरअसल पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। ये बिहार ही नहीं, ये एशिया का ही सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। कई कई किताबों में तो यह विश्व का भी सबसे बड़ा मेला आ जाता है, लेकिन अधिकतम किताबों में एशिया का सबसे बड़ा मेला इसको कहा जाता है। ठीक है। कुछ मेले अफ्रीका तरफ भी होते हैं, इस वजह से उसको शामिल नहीं करते हैं कि अफ्रीका में भी मेले हैं, लेकिन वो कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो एशिया में तो सबसे बड़ा जो मेला है वो सोनपुर बिहार ही है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाए थे। सांची के स्तूप अगर देखा जाए तो जो सांची के स्तूप हैं वो अशोक ने बनवाए हैं। फिर बाद में उसमें अगर सही जो कुछ कार्य किया है सांची के स्तूप में, भरहूत स्तूप में, तो वो पुष्यमित्र शुंग के समय पर किया गया है। तो अशोक नाम को हमेशा याद रखिएगा, लेकिन साथ साथ पुष्यमित्र शुंग को भी मत भूलिएगा। पुष्यमित्र शुंग, इसने भी उन्हीं जो स्तूप थे उनका जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार का मतलब होता है दोस्तों कि पहले तो चीज़ बन गई, लेकिन फिर जर्जर अवस्था में फिर किसी ने जीर्णोद्धार करके उनको सही अवस्था में किया है, तो उसको जीर्णोद्धार कहा जाता है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित है? तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। आपको मालूम है 8 हमारे यहाँ पर अगर देखे जाए तो शास्त्रीय संगीत हैं, तो उन 8 को आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कथकली हो गया, कथक हो गया, है ना, कुचिपुड़ी हो गया, यही सब। 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो देखिए फिर से आ गया ये वाला प्रश्न, है ना, क्योंकि हर शिफ्ट में पूछा जाएगा, तो भैया जितने प्रश्न आएंगे तो उसमें के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो 74.04% ये जनगणना है भारत की। महिलाओं की देखी जाए तो 65.46 है, और पुरुषों की अगर देखा जाए तो 82 82.14 है। ये साक्षरता दर है दोस्तों, याद रखिएगा। टोटल साक्षरता दर है 74.04%। महिलाओं की बात करें तो 65.46 और पुरुष की 82.14। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2021 की जो जनगणना है, मतलब 2021 की जनगणना नहीं, एनएसओ के एक तरीके से उनके प्रमाणों के आधार पर, अभी गणना नहीं हुई है कोविड-19 की वजह से, तो प्रमाणों के आधार पर देखा जाए तो उसमें अगर देखा जाए तो जो टोटल अगर देखी जाए साक्षरता, तो 77 के आसपास हो गई है। ठीक। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो याद रखिएगा दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना का, जो कि 1974 से 1978 तक चली। कब तक चली दोस्तों? 1974 से 1978 तक चली। ठीक है, चलिए। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो दोस्तों ये वाला प्रश्न था, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। वैसे अगर देखा जाए तो इसका जो निर्माण है या इस ये जो संचित रहता है, तो वह रहता है यकृत में और मांसपेशियों में। यकृत और मांसपेशियों में। शरीर में यह किसके रूप में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की, 12वीं, और यह अंतिम भी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, है ना, यही अंतिम पंचवर्षीय योजना है। तो प्रश्न आया था कि अंतिम पंचवर्षीय योजना भारत की कौन सी रही? तो यही 12वीं, ये भी याद रखिएगा। कब से कब तक? 2012 से 2017 तक ये पंचवर्षीय योजना है। क्योंकि इसके बाद दोस्तों नीति आयोग आ गया था, तो नीति आयोग आ जाने के बाद ये पंचवर्षीय योजना वाला जो कार्यक्रम भारत में बहुत पहले से चलता आ रहा था, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना, आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे जो 12 पंचवर्षीय योजना हो गई हैं, इन पर अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर हर पंचवर्षीय योजना का आप उद्देश्य याद कर लें, हर पंचवर्षीय योजना का सन याद कर लें, पता नहीं कौन सा वाला आपके उसमें आ जाए, है ना। तो पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित आ रहे हैं। और पंचवर्षीय योजनाओं के समय में कौन कौन प्रधानमंत्री रहा,
ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। कारण ये है कि प्रधानमंत्री के समय में पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं तो उनका बहुत बड़ा योगदान होता है उसमें, है ना। इसीलिए जैसे कि अभी इसके पहले प्रश्न पूछा गया था कि भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तब उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, या फिर सन ले देंगे, इस सन के समय पर कौन सा युद्ध हुआ था इस पंचवर्षीय योजना के समय पर, है ना। तो पंचवर्षीय योजना कुछ को तो अच्छे से आप कर ही लें, उससे आपके 1 से 2 नंबर तो बिल्कुल पक्के हैं। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो दोस्तों हरियाणा में है ना। ये लिंगानुपात आपके लिए प्रश्न है और आप लोग बताइएगा कि 1000 पर हरियाणा में कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, एक अंक मैं बता देता हूँ, 800 है। ठीक है, चलिए 1000 पर अगर देखा जाए तो वर्तमान में भारत का जो लिंगानुपात है तो वो कौन सा है, 1000 पर 943 महिलाएं हैं, जबकि यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। उसके पहले 933 था, यानी 10 बढ़ गए थे। सर्वाधिक अगर लिंगानुपात देखा जाए तो 1084 है। कहाँ पर है दोस्तों, ये केरल में है। तो केरल की जो स्थिति है वो लिंगानुपात के मामले में बढ़िया है। कितनी है, 1084, यानी कि 1000 पुरुष पर वहां पर 1084 महिलाएं हैं। तो ये लिंगानुपात ठीक है ना। एक तरीके से देखा जाए तो ये ठीक है कि महिलाएं ज़्यादा हैं, लेकिन हरियाणा में सबसे कम है, और है ना। अब देखिए 999 ईस्वी में 999 ईस्वी में कनरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था, तो राजा धंग देव, ये चंदेल वंश के शासक थे, यह शिव बनवाया था। ये जो मंदिर है यह शिव मंदिर है। इसे दरअसल गुफा के महान भगवान भी कहा जाता है, धंग मंदिर। ये वहाँ के सभी मंदिरों में अगर देखा जाए कनरिया महादेव मंदिर तो सबसे भव्य है। ठीक है, और इसी को देखने के लिए लोग बड़े दूर दूर से आया करते हैं। चलिए, इनमें से कौन पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इनमें से ऑप्शन था तो उसका आंसर हो गया मानिका बत्रा। ठीक है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, तो दोस्तों यह ग्वालियर में है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। ये ऐसे भी आ सकता है कप्तान रूप सिंह स्टेडियम, कप्तान, तो वो कैप्टन कप्तान एक ही है ना। आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, देखिए दोस्तों ये भी प्रश्न आया था। तो 2012 से 2017 जो है वह आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। चलिए, कथक भारत के हिंदू धर्म के अनुसार किस शैली का नृत्य है, तो यह किस शैली का नृत्य है दोस्तों, तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो कहीं कहीं ये जो प्रश्न है ये क्लियर नहीं हो पाया है कि किस तरीके से आया था। अगर किस शैली का, किस धर्म से संबंधित है, तो आप लिख सकते हैं कि यह वैष्णव धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से, जिसमें कृष्ण भी आ जाते हैं, है ना। कृष्ण के अलावा इसमें विष्णु भी आ जाते हैं, तो इनसे संबंधित तो है ये कथक। बाकी ये है कहाँ का, तो यह उत्तर प्रदेश का है। याद रखिएगा कहाँ का है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का। ये कथक है दोस्तों, कथक नहीं है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का यह शास्त्रीय नृत्य है। किस शैली का है आप लोग कमेंट में बताइएगा। जिप्नोस्पर्म किस प्रकार के पौधे होते हैं, इससे प्रश्न आया था। तो यह दरअसल अनावृत बीजी पौधे होते हैं और बीज फल भित्ति में बंद नहीं होता, बीज फल भित्ति में बंद नहीं होता। एक और प्रश्न आया था दोस्तों, मार्फोलॉजी का संबंध किससे है, तो जीव की आकृति, इसकी संरचना और गुणों के अध्ययन को ही मार्फोलॉजी कहा जाता है। एक और प्रश्न था दोस्तों, अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है, तो अगर देखा जाए तो यह धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और एक और आया था दोस्तों जो चौथी शिफ्ट में आया था, वो आया था 29, अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 दोस्तों किससे संबंधित है, ये संबंधित है अल्पसंख्यक समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, अल्पसंख्यक समुदाय से। ठीक है, और अनुच्छेद 27 की यदि हम बात करें तो ये क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अब दोस्तों इसको समझिए आप लोग कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य बार बार दोहराए जा रहे हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक सेपरेट जो क्लास है उसकी आने वाली है जिसमें सिर्फ यही बताया जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट होने के साथ साथ उनके आसपास की कैसी जानकारी है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए प्रश्न, मान लीजिए अगर रिपीट भी नहीं हो रहा है पर उसकी जो प्रकृति है वो वहीं की वहीं घूम रही है। जैसे कि वो मौलिक अधिकार पे प्रश्न पूछ रहे हैं, मौलिक अधिकार पे पूछ रहे हैं, मौलिक कर्तव्य पे पूछ रहे हैं, है ना। आप देखिएगा मौलिक कर्तव्य पे पूछ रहे हैं। मौलिक कर्तव्य के अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि भारत का महानियंत्रक परीक्षक या महान न्यायवादी या सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत आ रहे हैं, तो प्रश्न यहाँ पे घूम रहे हैं ना पॉलिटी के, आप समझिए। तो इन्हीं पर एक अलग से
देखा जाए तो मैं क्लास बना दूंगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो आगामी आने वाली परीक्षा है बच्चों के लिए, है ना। ठीक है दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है। अब अपन अगली वाली क्लास में आएंगे कि कौन कौन से प्रश्न कैसे क्या हुए हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास में जैसे ही एसएससी जीडी का पेपर हो तो आपके पास में पूरे प्रश्नों का रिव्यू आ जाए, कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे किस किस प्रकृति के आए हुए हैं, ताकि आप लोगों के लिए भविष्य में काफ़ी मदद मिल सके। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं।